हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडल कोचिंग। माय नेम इज कृष्णकांत सिंह बुंदेला। मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रोथ मॉडल के हिंदी के पार्ट E1 में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम जॉन रॉबिन्सन्स मॉडल ऑफ कैपिटल एक्युमुलेशन पर डिस्कशन करेंगे। नोट that it is an episodic explanation. To get benefit, please see the videos from part 1. जॉन वायोलेट रॉबिन्सन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल, और इसमें इन्होंने एक मॉडल को डिस्कस किया था। बहुत सिंपल सा मॉडल है इकोनॉमिक ग्रोथ का, जिसमें कैपिटलिस्ट रूल्स ऑफ द गेम पर डिस्कशन हुआ था। एक्चुअली इन्होंने जो मॉडल दिया था उसमें पहले इन्होंने कुछ एजम्पशंस माने थे, जैसे कि टोटल इनकम वेजेस और एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट्स के रूप में बांटी जाएंगी। वर्कर्स अपने पूरी वेजेस को कंज्यूम करेगा और कुछ भी सेव नहीं करेगा। जैसा हमने पैसिनिटी में देखा था कि वहाँ सेविंग होती थी, प्रॉफिट मिलता था, यहाँ ऐसा नहीं है। और जो प्रॉफिट जिनको मिलता है एंटरप्रेन्योर्स को, वो सब कुछ जो वो सेव करते हैं अपने प्रॉफिट को पूरा पूरा इन्वेस्ट करेंगे और कुछ भी कंज्यूम नहीं करेंगे। The capital and labor are combined in fixed proportions to produce a given output. कैपिटल कितना लेना है, लेबर कितना लेना है, उनका एक प्रॉपर प्रोपोर्शन होगा फिक्स, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर आउटपुट आएगा। लेकिन ये ड्रॉप कर दिया गया था बाद में। इनका जो पूरा मॉडल है वो एक्स पोस्ट टर्म्स में डील करता है, जैसे कि प्राइस लेवल को कांस्टेंट रखना, और लेजेस्ट फेयर क्लोज्ड इकोनॉमी को माना गया है, और ये भी माना गया है कि लेबरों की सप्लाई अनलिमिटेड है, नो शॉर्टेज ऑफ लेबर। सबसे पहले हम इस इक्वेशन पर आते हैं जहां पर इनकम वेजेस और प्रॉफिट में डिवाइड होती है। इन्हीं अजम्पशंस के ऊपर जॉन रॉबिन्सन ने एक वर्बल मॉडल बनाया था, जिसको प्रोफेसर के कुरिहारा ने फॉर्मलाइज किया था, और जो के कुरिहारा ने अडॉप्ट किए थे नोशंस, वो हम लोग अब पढ़ेंगे। तो इनकम में क्या क्या होता है, इनकम किस किस में बढ़ती है, वेजेस और प्रॉफिट्स में। वेज अर्नर्स कौन होते हैं, वर्कर्स, और प्रॉफिट अर्नर्स कौन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स, ये हम जानते हैं। यहाँ पर रो क्या है, ये जो साइन है रो का, दैट इज एवरेज प्राइस ऑफ आउटपुट, यानी कि आउटपुट पर आउटपुट कितना प्राइस होगा वो एवरेज है। और वाई इनकम है, दैट इज आउटपुट ओनली, नेट नेशनल आउटपुट या नेट नेशनल इनकम। और W है वेजेस, मनी वेज रेट, लेकिन जब इसको हम प्राइस से रिलेट करेंगे तो वो रियल वेज रेट हो जाएगा। N नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, P ग्रॉस प्रॉफिट रेट, रो अगेन यू नो दैट एवरेज प्राइस ऑफ आउटपुट, K अमाउंट ऑफ कैपिटल स्टॉक बीइंग यूज्ड टू प्रोड्यूस द आउटपुट, वो कैपिटल स्टॉक जो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। एक बात ध्यान रखिए, यहां जो रो लगाया गया है इसका मतलब यह है कि सपोज आउटपुट हुआ 10 प्रोडक्ट का, मगर एवरेज प्राइस आई 2 रुपए, तो 2 का इंटू हम आउटपुट में कर देंगे तो हमको पता लग जाएगा कि कितने के प्रोडक्ट टोटल बने हैं, वो हम रैशनल इनकम मान लेंगे। इसी तरीके से यहाँ कैपिटल अकॉर्डिंग टू रो हमको पता लग जाएगा कि कितने का है आउटपुट के हिसाब से, इसीलिए हमने ये लगाया है। अब इस इक्वेशन में हम P की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसको हम उस तरफ ले जाते हैं इस तरीके से, और अगले स्टेप में हम P की वैल्यू निकालेंगे तो इसको नीचे ले आएंगे। ओके, अब हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, कैसे, रो N से, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। तो यहां पर जब रो N नीचे आएगा तो रो और रो कैंसिल हो जाएगा, तो N बचेगा। यहां पर N कैंसिल हो जाएगा, रो बचेगा। और रो और K में जब डिवाइड होगा रो N, तो रो कैंसिल हो जाएंगे और K अपॉन N बचेगा। इसको समझना बहुत जरूरी है कि ये क्या लिखा गया है। ये Y अपॉन N, यानी कि इनकम अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वर्कर्स, जिसको हम प्रोडक्टिविटी बोल देंगे, लेबर प्रोडक्टिविटी, और वेज अकॉर्डिंग टू रो क्या था, एवरेज प्राइस ऑफ आउटपुट, तो वेजेस अकॉर्डिंग टू प्राइसेस, दैट इज रियल वेज, और कैपिटल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वर्कर्स, कैपिटल लेबर रेशियो। ओके, अब हम y अपॉन n की जगह लिख देते हैं यहां पे L, तो ये हो जाएगा हमारा y अपॉन n L, और W अपॉन रो को हम ऐसे ही लिख रहे हैं, थीटा को हम मान रहे हैं K अपॉन n, यानी कि कैपिटल लेबर रेशियो थीटा है और लेबर प्रोडक्टिविटी हमने L मानी है। ओके, नाउ
ये तो हो गया इनकम का पक्ष। अब आते हैं एक्सपेंडिचर। ये वाई कहाँ कहाँ बटेगा? बनी बात है, वेजेस और प्रॉफिट्स में जाएगा, और वेजेस कंज्यूम होंगी, प्रॉफिट इन्वेस्ट होंगी, जैसा मैंने अभी बताया था आपको। और सेविंग्स इन्वेस्ट हो जाती हैं पूरी पूरी। तो एस किसके बराबर हुआ? पी के या डेल के और इक्वल टू आई। इसका क्या मतलब है? मिसेस रॉबिन्सन्स के मॉडल में जो सेविंग है वो केवल और केवल एंटरप्रेन्योर के पास है, और वेज अर्नर्स केवल कंज्यूम करते हैं पूरी इनकम को, जो भी उनको मिलती है। तो इसीलिए सेविंग किसके बराबर होगी? इन्वेस्टमेंट के बराबर होगी, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स ही इन्वेस्ट करेंगे। और हमको पता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है? चेंज इन कैपिटल। और चेंज इन कैपिटल कैसे होता है? जितना भी प्रॉफिट आ रहा है किस पर? कैपिटल पर। कैपिटल के हिसाब से ये पी जो है ये प्रॉफिट नहीं है, रेट ऑफ प्रॉफिट है। अगर कैपिटल 1000 है और प्रॉफिट 2% है, तो हम 2% 1000 का निकालेंगे, जितना भी आए। उसी तरीके से अगर कैपिटल पहले 1000 था और अब हो गया है 1150, यानी चेंज कितने का हुआ है? 150 रुपए का, यानी 150 रुपए का हमें फायदा हुआ है इसके हिसाब से, और उसी को हम डेल के बोलते हैं। तो डेल के यानी 150 रुपए एक्स्ट्रा हम लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो पहले का 1000 रुपए था वो तो इन्वेस्ट हो ही रहा है, अब 150 रुपए और इन्वेस्ट करेंगे, उसको हम आई बोलेंगे। तो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में तब्दील हो रही है। तो अगर हम सेविंग्स को हटा दें और इन्वेस्टमेंट को हटा दें तो इन दोनों को लेते हैं, पी के इक्वल टू डेल के। तो पी क्या हो जाएगा? यानी रेट ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा? डेल के अपॉन के, यानी चेंज इन कैपिटल। मगर हमने पी इक्वल टू ये भी निकाला था, तो ये भी पी इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, यानी कि पी ये आ गया। अब ये इक्वेशन क्या बोलता है? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन एक डबल साइडेड रिलेशनशिप बताती है रेट ऑफ प्रॉफिट और रेट ऑफ एक्यूमुलेशन के बीच में। एक तरफ तो ये बताती है कि रेट ऑफ एक्यूमुलेशन को अगर निकालना हो, ये रेट ऑफ एक्यूमुलेशन है एक तरीके से, अगर रेट ऑफ एक्यूमुलेशन निकालना हो तो प्रॉफिट का इस्तेमाल किया जाए। और एक तरफ ये बताती है कि अगर प्रॉफिट पता हो तो रेट ऑफ एक्यूमुलेशन पता लग जाएगा। यानी एक्यूमुलेशन और प्रॉफिट ये साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक वे में एक दूसरे कनेक्टेड है। अगर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई एक्यूमुलेशन नहीं होगा, और अगर कुछ भी एक्यूमुलेट नहीं हुआ तो प्रॉफिट नहीं होगा। एक्यूमुलेशन का मतलब समझते हैं? कुछ भी बढ़ना, हमने जो इन्वेस्ट किया उसके ऊपर हमारी कमाई हो जाए, दैट इज टू बी एक्यूमुलेटेड। अब मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने एक डिस्टिंक्शन बनाया है, दो टर्म्स बनाए हैं। एक बनाया है डिजायर्ड रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, जैसा कि हेरोड के वारंटेड रेट में था। हेरोड आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, यानी इतना तो है ही, गारंटेड इतना होना ही चाहिए, ऐसा समझिए। ये वो रेट है जिसके नीचे आ गए तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, और बिना प्रॉफिट के एंटरप्रेन्योर आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए ये डिजायर्ड रेट है। इसको हेरोड्स में वारंटेड रेट कहा गया है। और दूसरा इन्होंने बताया है पॉसिबल रेट। पॉसिबल रेट मतलब हेरोड्स का नेचुरल रेट, यानी डिजायर्ड रेट एक्यूमुलेशन का वो रेट है जो केवल जनरेट करता है प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन जो जरूरी है ताकि मेंटेनेंस होता रहे, मतलब ग्रोथ मेंटेन रहे, उतना प्रॉफिट तो आना ही चाहिए। ये वो रेट है जो फर्म को सेटिस्फैक्शन फील करवाएगा और जो भी इकोनॉमिक क्रेडिट्स होंगे उनको भी चुकाएगा। इसको समझने के लिए, इस डिजायर्ड रेट को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहां हमने रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ले लिया और यहां पर हमने रेट ऑफ प्रॉफिट ले लिया। अब सपोज ये लाइन प्रॉफिट को शो कर रही है, रेट ऑफ प्रॉफिट, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट नहीं, रेट ऑफ प्रॉफिट। और ये कर्व एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल पर आधारित है, और ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, डी पर और क्यू पर। अब मान लीजिए फर्म ऑपरेट हो रही है या कंपनी ऑपरेट हो रही है एक ऐसे रीजन में जो इस डी पॉइंट के राइट हैंड साइड है। तो यहां पर ए यानी ये वाली लाइन काली वाली ऊपर है, पी नीचे है, यानी एक्यूमुलेशन ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। ऐसी कंडीशन में इकोनॉमी में एक्यूमुलेशन ज्यादा हो रहा है, यानी कि पैसा ज्यादा एक्यूमुलेट किया जा रहा है और रेट ऑफ प्रॉफिट कम है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन कब आती है?
जब रेशियो प्लांट और इक्विपमेंट का, जैसे कि बेसिक और कमोडिटी सेक्टर का होता है, वो बहुत ज्यादा हो जाए। यानी कि इतना समझिए कि अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो हमें घाटा होगा, है ना, हमको फायदा नहीं होने वाला इसके आगे अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नजदीक वाले फ्यूचर में अभी जो आने वाला है तो उसमें हमको पता है कि अब ये रेट ऑफ एक्यूमुलेशन गिर जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा हमको उतना जितना हम चाह रहे हैं राइट हैंड साइड। तो अब अगर एक्यूमुलेशन कम हो प्रॉफिट से तो क्या होगा? जैसे इस फिगर में देखिए, ये जो रीजन है डी और क्यू से जो बाउंडेड है, ये वाला रीजन, ये रीजन में जो एक्यूमुलेशन का कर्व है ये नीचे हो गया है प्रॉफिट से। ऐसी कंडीशन में क्या होगा? एंटरप्रेन्योर्स एक्यूमुलेशन और करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो वो और एक्यूमुलेट करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, ताकि तब तक करते जाएंगे जब तक वो डी पे ना पहुंच जाए। तो ऐसी कंडीशन जब प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो हम उससे ज्यादा सेव करेंगे, ज्यादा एक्यूमुलेशन होगा और फिर से हम उसको इन्वेस्ट कर देंगे तो बढ़ते जाएंगे। अब अगर इसके भी नीचे आ गए, यानी कि क्यू एक क्रूशियल पॉइंट है जहां रेट ऑफ एक्यूमुलेशन बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के ऊपर है प्रॉफिट के, ये जो मेंटेन करने के लिए जरूरी है, यानी ये वो प्रॉफिट है जहां पर एक्यूमुलेशन इसको टच कर रहा है। इतना तो हमको चाहिए ही चाहिए। कोई भी एंटरप्रेन्योर बोलेगा इतना प्रॉफिट तो चाहिए, नहीं तो हमारी कंपनी चल ही नहीं सकती, हमारे सारे जो खर्चे हैं वो ही पूरे नहीं हो सकते। तो इतना प्रॉफिट तो हमें चाहिए ही चाहिए, ताकि हमारी कंपनी आगे तक बढ़ती जाए, मेंटेन रहे। आपने देखा होगा ना, कई दुकानदार बोलते हैं भैया जितने में खरीदा उतने में बेच रहे हैं, उसके नीचे नहीं बेच रहे हैं। इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि आप रेगुलर कस्टमर हैं उनके और आते जाते रहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि दुकान चलती रहे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है इसको हम डिजायर्ड रेट ऑफ एक्यूमुलेशन बोलेंगे। देखिए कुछ बुक्स में डिजायर्ड रेट यहां पर बता दिया गया है, इस डी को, ये नहीं है डिजायर्ड रेट। यहां तो एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है, ये तो कंडीशन पहुंचेगी, बहुत मुश्किल से बात है कि यहां तक पहुंचे। अभी हो सकता है हम नीचे ही हो या बीच में हो, तो डिजायर्ड कैसे हो सकता है? डिजायर्ड तो ये पोजीशन है क्यू, यानी यहां पर फर्म्स जितने भी हैं वो अपने को सेटिस्फाइड फील करेंगे अपने आप में, और उनको पता होगा कि इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये मेंटेन करना है। तो इस डिजायर्ड रेट को हेरोड के वारंटेड रेट से आप इक्वलाइज कर सकते हो। अब ये पॉसिबल रेट क्या है? ये पॉसिबल रेट ऑफ ग्रोथ वो रेट ऑफ ग्रोथ है जो पॉसिबल हो पाता है फिजिकल कंडीशंस से। कैसी फिजिकल कंडीशंस? जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ या टेक्निकल नॉलेज। यानी अगर पॉपुलेशन ग्रो हो रही है या टेक्निकली साउंड हो रहे हैं तो फिजिकल कंडीशंस ऐसी बन जाएंगी कि पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। इसको हेरोड्स के नेचुरल रेट से कंपेयर किया गया है। अब मिसेस रॉबिन्सन ने क्या किया, एक डिस्टिंक्शन लिया अलग अलग प्रकार के इक्विलिब्रियम ग्रोथ पाथ के बीच में, और इनको एजेस कहा।